एग्जाम टुडे के इस चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने स्टैटिक जीके में यूएनओ के पहले पार्ट को देखा। आज हम बात करते हैं यूएनओ के सेकेंड पार्ट की। यूएनओ में पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है और फर्स्ट वर्ल्ड वार के साथ में किस प्रकार से लीग ऑफ नेशन बनता है। लीग ऑफ नेशन जिसे चाइल्ड ऑफ वार भी कहा गया, चाइल्ड ऑफ वार क्योंकि युद्ध की जननी थी। युद्ध से एक बच्चा पैदा होता है जिसका संगठन का नाम लीग ऑफ नेशन होता है। लीग ऑफ नेशन के ही साथ में किस प्रकार से फोर पुलिसमैन या बिग फोर बनता है और आगे चल के इन दोनों को ही मिला के किस प्रकार से यूएनओ का निर्माण होता है, ये हम लोगों ने अभी तक देख लिया है। यूएनओ की बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोगों ने समझ लिया। आज इसके अंदर जो इसके अंग है, प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, उनको समझेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने काफी सारी बातें कर ली। तो हम लोग थे यूएनओ पे और आज स्टार्ट करते हैं हम सब यूएनओ के बहुत इंपॉर्टेंट इसकी महासभा के बारे में। यूएनओ की महासभा जिसे जनरल असेंबली भी कहा जाता है। और ये जनरल असेंबली क्या है? देखिए, बहुत आसान भाषा में, हमारे वहां संसद होती है। संसद में सारे सांसद जाते हैं, एक टाइम बैठते हैं और फिर जब एक सत्र पूरा होता है, जैसे अगर बजट सत्र है तो फरवरी से मार्च के बीच में बैठेंगे, अप्रैल तक, और फिर मई जून तक, जुलाई तक क्या होती है, उनकी एक छुट्टी चलती है। फिर जुलाई से आएंगे, मानसून सत्र होगा, फिर ऐसे ही शीतकालीन सत्र होगा। तो बीच बीच में क्या होता है, छुट्टी होती रहती है। उसी तरह यूएनओ में जो उसके मेंबर कंट्रीज हैं 193, 193, वो सारी मेंबर कंट्रीज हर साल, ये फिक्स है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होनी है, हर साल सितंबर मिड, मतलब सितंबर के मध्य से दिसंबर मिड, दिसंबर के मध्य तक हर साल यूएनओ में बैठक होती रहती है। ये हर साल का है। यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तरीके से नहीं चलता है सिस्टम, ये यहाँ चलता है। इस बैठक में कौन आता है? इस बैठक में इसके सारे 193 जो सदस्य देश हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं। इसके अलावा इसके ऑब्जर्वर भी आते हैं। ये रही जनरल असेंबली की बात। जनरल असेंबली में चूंकि दुनिया के 193 देश और 193 देश के जो हेड हैं, राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, वो आते हैं। इसकी वजह से इसे विश्व की संसद कहते हैं। विश्व की संसद। तो विश्व की संसद कहना कोई बुरा नहीं है, इसको आप वर्ल्ड्स पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि विश्व के सारे देश जहां आ रहे हो, सभी बैठ रहे हो, तो उसको आप विश्व की संसद ही कहेंगे, वर्ल्ड पार्लियामेंट। और इसे बजट कंट्रोल भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से सारे बजट जो यूएनओ में खर्च होने होते हैं, पैसे वगैरह, उसकी बात यहीं पे की जाती है। जो यूएनओ की महासभा है, इस महासभा की मीटिंग हर साल होती है। और अगर देखा जाए तो इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी? यूएनओ की पहली मीटिंग हुई थी लंदन में, और लंदन है कैपिटल यूनाइटेड किंगडम का। यहां पे इसकी पहली बैठक हुई थी। ये पहली बैठक हुई थी 1946 में। ये इसकी पहली बैठक थी। यूएनओ की पहली बैठक से ही भारत हमेशा से इसमें सक्रिय रहा है। अगर यूएनओ की और बैठकों की बात की जाए तो ये पहली बैठक है। अगर आप 1946 से लेके और जोड़ते हुए अगर 2019 तक आए, 1946 से जोड़ते हुए 2019 तक आए, तो आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपको 74th सिटिंग, 74th बैठक, 74वीं बैठक। 46 से जोड़ते आइए और 2019वीं को जब जोड़िएगा तो 74वीं बैठक होगी। तो 74वीं जो बैठक है वो कहाँ पे हुई थी? तो वो हुई है न्यूयॉर्क में। देखिए, वैसे तो इसकी सारी बैठकें अमूमन आप देखेंगे, लंदन को अगर छोड़ दीजिए एक को अपवाद में, तो अमूमन इसकी सारी बैठकें लंदन में ही होती है, अरे न्यूयॉर्क में होती है, जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क में बैठक हुई थी और इस बैठक में हर देश का अपना एक राष्ट्र का अध्यक्ष आता है। इसके अलावा इसमें यह नियम होता है कि कोई देश, किसी एक देश की तरफ से 5 लोग जा सकते हैं। जैसे भारत की तरफ से 5 लोग जा सकते हैं, वैसे अन्य देशों से हर जगह से 5 लोग आ सकते हैं। लेकिन जब वोट करना होगा तो 1 लोग आएंगे। वोट किस बात को लेकर करना होता है? वोट करना होता है अगर कोई नियम लाना हो विश्व में, कोई विश्व में किसी जगह पे शांति सुरक्षा की बात हो रही हो, मानवाधिकारों की रक्षा की बात हो रही हो, तो वहां पे जो वोटिंग की बात होती है उसमें सिर्फ 1 वोट पड़ेगा, भले ही उस देश से 5 लोग आए रहे हों। तो हम लोगों ने देखा 74वीं बैठक जो हुई थी, इस बैठक का जो हेड था, जो अध्यक्ष था, वो कौन था? इनका हेड थे तिजानी मोहम्मद। तिजानी मोहम्मद अफ्रीका के, नाइजीरिया के रहने वाले हैं और यहाँ के पॉलिटिशियन थे ये बहुत बड़े। तो ये इसकी हेड किए थे
आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा यूएनओ की 74वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तिजानी मोहम्मद ने की थी। अब एक बात को यहाँ पे क्लियर कर लें, जो यूएनओ है, यूएनओ अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर आपसे पूछा जाए यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल कौन है, सेक्रेटरी जनरल मतलब उसका हेड, उसका चीफ, तो वो है एंटोनियो गुटेरेस। अगर यूएनओ के हेड की बात की जाए, इसके सेक्रेटरी जनरल, जिसको हेड भी कह सकते हैं आप, इसका अध्यक्ष, महानिदेशक जो कह लीजिए, वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं और यहाँ के ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो वो इस समय हेड कर रहे हैं किसको? यूएनओ को। यहाँ पे जो बातें मैं बताना चाह रहा हूँ उसको आप आसान से धीमे धीमे मैं बोलने जा रहा हूँ, उसको फिर से ध्यान से समझिएगा। पूरे यूएनओ एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अगर हेड की बात की जाए तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है वो एक व्यक्ति होता है जिसको हम लोग सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, और वो है एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के। जबकि हर साल जो इसकी बैठकें होती हैं 1946 से लेके 2019 तक जो बैठक चली है, हर बैठक का एक उस बैठक को कराने के लिए एक अध्यक्ष चुना जाता है जो मात्र 4 महीने के लिए सितंबर से दिसंबर तक के बीच रहेगा। और जैसे ही दिसंबर का मध्य बीतेगा, मतलब बैठक समाप्त होगी उस साल की, उस समय उस व्यक्ति का जो बैठक की अध्यक्षता कर रहा था, जैसे तिजानी मोहम्मद कर रहे थे, वो क्या होंगे? वहां से हटा दिए जाएंगे। अब फिर 2020 में इस साल जो बैठक होगी, उस बैठक में फिर से एक नया अध्यक्ष चुना जाएगा। तो महासभा की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति हर बार नया नया चुना जाता है, जबकि यूएनओ का जो सेक्रेटरी जनरल है ये एक बार चुना जाता है, और एक बार चुने जाने के बाद ये 5 वर्ष तक यहाँ पे क्या रहता है? काम करता है। ठीक, ये समझ में आया आप लोग को? तो इनको मगअप नहीं करना है। तिजानी मोहम्मद अलग है, इनके पहले एक मारिया एस्पिनो करके हुआ करती थी, वो 73वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे भारत के लिए, क्या भारत की किसी व्यक्ति ने कभी यूएन की महासभा जनरल असेंबली की अध्यक्षता की है? तो की है। भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू की बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित। इन्होंने यूएन के जनरल असेंबली को हेड किया था 1953 या ये 1954 के अराउंड में इन्होंने किया था। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत की तरफ से अभी तक अध्यक्षता किसने की है? सिर्फ एक बार की है, विजय लक्ष्मी पंडित ने। ठीक, उसके अलावा भारत ने अभी तक इसमें कभी भी लीड नहीं किया है, अध्यक्षता नहीं की है। तो ये यूएन की महासभा है जिसे विश्व की संसद बोलते हैं, ये हम लोगों ने देखा। अब यूएन के हम अगले पार्ट को देखते हैं। यूएन का अगला पार्ट है वो है इसका सचिवालय। यूएन का सचिवालय, जैसे आपकी संसद होती है, हमारी संसद हर साल में 2-3 बार बैठती है, और 3 बार बैठने के बाद वो फिर चली जाती है। लेकिन उसने जो बैठकें की हैं सांसदों ने वो बहुत सारे विधेयक लाए होंगे, नियम पे बात की होगी जो भारत में लागू होना होता है। तो उन नियमों पे कौन बात करेगा? उनका कागजी काम, ऑफिशियल काम कौन करेगा? तो इसके लिए हमारे भारत में नई दिल्ली में संसद भवन के पास में क्या होता है? सचिवालय होता है, सेक्रेटरीट होता है। उस सचिवालय में अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं। वो क्या करते हैं? संसद द्वारा जो किया गया काम होता है उनका ऑफिशियल काम पूरे साल करते हैं। इनकी पोस्टिंग आपके यूपीएससी के द्वारा होती है, एसएससी के थ्रू होती है। तो उसी तरीके से यूएन का जो सचिवालय है ये अलग डिपार्टमेंट है, और ये क्या करता है? जो यूएन का सेक्रेटरी जनरल है, जैसे हम लोगों ने देखा एंटोनियो गुटेरेस इसके क्या है? सेक्रेटरी जनरल है। तो सेक्रेटरी जनरल यहीं बैठेगा ना, क्योंकि वो 5 साल के लिए आ रहा है। वो 5 साल के लिए आ रहा है, वो 5 साल नौकरी करेगा, उसको वहां पे घर मिलेगा, वो वहीं रहेगा, उसको सैलरी मिलेगी, सारी सुविधाएं दी जाएगी किसको? एंटोनियो गुटेरेस को। तो सचिवालय आपको समझ में आया? यूएन का कागजी काम जो होता है, ऑफिशियल वर्क जो होता है, उसके लिए यहाँ पे एक सचिवालय होता है। यूएन का सेक्रेटरी जनरल कहाँ बैठता है? सचिवालय में बैठता है। सेक्रेटरी जनरल कितने सालों के लिए होता है? 5 सालों के लिए होता है। आइए इसके बारे में कुछ बातें कर ली जाए। क्वेश्चन आता है कि अभी तक यूएन का पहला जो सेक्रेटरी जनरल था, सेक्रेटरी जनरल इसका महासचिव या हेड, वो कौन था? तो पहले इसके महासचिव हुआ करते थे त्रिगवेली नॉर्वे के रहने वाले थे। नॉर्वे यूरोपियन कंट्री है, ऊपर पड़ती है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में से आती है। त्रिगवेली यूएन के सेक्रेटरी जनरल पहले बने थे। आगे बात करते हैं, हमें सारे सेक्रेटरी जनरल को नहीं याद करना है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे बात करनी है।
मैं पूछता हूं क्या भारत के आसपास या भारत के साथ कोई दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश है जिसका व्यक्ति कभी यूएन का सेक्रेटरी जनरल बने थे? जो यूएन के थर्ड सेक्रेटरी जनरल थे वो थे एक यू थांट करके हुआ करते थे, और ये रहने वाले थे म्यांमार के। ये म्यांमार के थे, तो ये भी यहाँ पे क्या कर चुके हैं, यूएन के सेक्रेटरी जनरल बन चुके हैं। इनके अलावा भारत के आसपास से कोई व्यक्ति नहीं बना था। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट और जो हम लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है, यूएन के 7वें नंबर पे जो सेक्रेटरी जनरल बने थे उनका नाम था कोफी अन्नान। कोफी अन्नान। कोफी अन्नान अफ्रीका के घाना देश के रहने वाले थे, छोटा सा देश है घाना। और कोफी अन्नान का जो टाइम है वो 2 साल चला था, मतलब 5 साल 2 बार रह चुके हैं, 10 साल। कोफी अन्नान जब यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे उसी समय यूएन को विश्व में शांति लाने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए, पीस लाने के लिए यूएन को 2001 में क्या दिया गया था, नोबेल दिया गया था। यूएन को नोबेल दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये एग्जाम में 2 तरीके से पूछा जाता है कि निम्न में से विश्व का वो कौन सा संगठन है जिसको शांति का नोबेल दिया गया था। तो ऑप्शन में एक होगा यूएनओ का नाम, आपको यूएनओ पे लगाना है। उस समय यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल कौन थे, तो उस समय थे सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान, जो घाना के रहने वाले थे, बहुत फेमस आदमी। आगे बढ़ते हैं। अभी 8वें जो थे 3 साल पहले, वो आपके सेक्रेटरी जनरल, उनका नाम था ये क्या थे, साउथ कोरिया के। देखिए नाम भूलने की बीमारी सी है, अक्सर अभी लिखते हुए भूल जाता है, अभी मुझे याद आ जाएगा। 8वें वो थे। और अभी 9वें जो हैं वो कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। तो एंटोनियो गुटेरेस किस नंबर पे हैं, 9वें सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक। तो ये रही इसकी कहानी कि इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है, कैसे है, कौन सी बातें हुई, सचिवालय क्या होता है, कैसे काम करता है, ये हम लोगों ने इसमें देखने की कोशिश की। आइए अब इसके अगले पार्ट में चलते हैं। और यूएनओ का सचिवालय के बाद इसका तीसरा और इसका सबसे पावरफुल सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन की सबसे पावरफुल जो निकाय है वही है। आपकी पूरी बॉडी में कहा जाए सबसे पावरफुल क्या है, तो आपके दोनों हाथ हैं। उसी तरह के यूएनओ का जो हाथ है वो है इसका सुरक्षा परिषद। इसको मिटाते हैं, चलते हैं हम लोग सुरक्षा परिषद की तरफ। यूएनओ की सुरक्षा परिषद, इसको समझेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझ लिया तो बाकी सारा समझ लिया। सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद का इतिहास क्या है, इसका इतिहास वो था बिग 4। क्या था, बिग 4 या 4 पुलिसमैन। इसको मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। बिग 4 या 4 पुलिसमैन ही आगे चल के क्या बनता है, सुरक्षा परिषद का रूप ले लेता है। सुरक्षा परिषद की बात की जाए तो यूएन का सबसे पावरफुल है ये, और इसमें कुल जो सदस्य होते हैं, टोटल जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 15। इन 15 सदस्यों का बंटवारा देखिए किस तरीके से होता है। 15 सदस्यों में से 5 जो सदस्य होते हैं वो हमेशा होते हैं कहां से, स्थायी देशों से, मतलब परमानेंट कंट्री। मैंने पी डिनोट किया है, स्थायी परमानेंट पी। स्थायी देशों से 5 होते हैं, और जो इसमें 10 सदस्य होते हैं वो कहां से होते हैं, ये अस्थायी देशों से होते हैं। अस्थायी देशों से होते हैं, या टी, टेम्पोररी। अस्थायी मतलब टेम्पोररी, टी। तो मैं पी और टी लिखता हुआ चलूंगा। तो सुरक्षा परिषद में 15 होते हैं। 15 सदस्यों में से 5 जो सदस्य होते हैं वो होते हैं स्थायी देशों से, और ये जो 10 सदस्य होते हैं ये होते हैं अस्थायी देशों से। 5 स्थायी देश वही हैं जो यूएन की 193 टोटल मेंबर कंट्रीज में से 5 स्थायी वहां पे हैं। वही 5 स्थायी यहां भी आपको मिलेंगे, कोई बदलाव नहीं, कोई चेंजिंग नहीं। वही अमेरिका, वही यूके, वही चाइना, वही रशिया और वही फ्रांस। 5 देश यूएनओ के सुरक्षा परिषद के स्थायी देश हैं। जो यूएन के स्थायी देश हैं वही सेम, कोई बदलाव नहीं है, कोई डाउट नहीं है होना चाहिए आपको इसमें। आगे चलते हैं। तो भारत क्या कभी स्थायी देश बना है, तो इसके बारे में पिछले वीडियो में लास्ट में हमने बात की। 50 और 55 में भारत को मौका मिला, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, जो अस्थायी देश होते हैं, इन टेम्पोररी कंट्रीज का जो टेन्योर होता है, काम काज होता है, वो 2
वर्ष का समय दिया जाता है। ये 2 वर्ष के लिए यहाँ पे अस्थायी देश के रूप में काम करते हैं। बाकी जो परमानेंट होंगे उनकी जगह आप नहीं छीन सकते। ये 24 अक्टूबर 1945 से बने हुए हैं। जबकि टेम्पोररी चुने जाते हैं, अक्सर हर 2-2 सालों में चुने जाते हैं। इसके अस्थायी देश में क्या भारत कभी इसका मेंबर बना है? हाँ, भारत बन चुका है। भारत ने 7 बार यूएन के अस्थायी देश की सदस्यता ग्रहण कर चुका है, भारत ने ग्रहण की है। और अभी करंट की बात की जाए तो भारत को 8वीं बार मौका मिल रहा है, और ये जो 8वीं बार भारत को मौका मिलने जा रहा है, ये भारत का टाइम शुरू होगा 2021 1 जनवरी, 1 जनवरी 2021 से चलेगा, और ये चलेगा 2022 तक, 2022 दिसंबर तक। तो हम लोगों ने ये भी देखा कि भारत को सुरक्षा परिषद के अस्थायी देश के रूप में कितनी बार मौका मिल चुका है? 7 बार। 8वीं बार मौका मिलने जा रहा है कब? 2021 2022 में ये मौका मिलने जा रहा है, ये हम लोगों ने देख लिया। और 7वीं बार मिला था जो, वो था 2011-12 के अराउंड मिला था। ठीक, आगे चलते हैं। यूएन में आपको कोई काम कराना है और यूएन के द्वारा दुनिया के किसी देश पे प्रतिबंध लगाना है, किसी देश के किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करना है, कुछ भी महत्वपूर्ण काम अगर वैश्विक रूप से आपको करना है, तो इसके लिए आपको सुरक्षा परिषद का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। ये सबसे पावरफुल होता है। इसकी वोटिंग कैसे होती है? देखिए, जैसे पाकिस्तान का एक आतंकवादी है मसूद अजहर, जिसको भारत चाह रहा था कि इसको ग्लोबल आतंकवादी घोषित कर दिया जाए। और जब भारत ये प्रस्ताव यूएन की जनरल असेंबली में ले आया, तो जनरल असेंबली में हुआ क्या कि अस्थायी देश जो होते हैं, 5 जो हैं स्थायी देश, कौन कौन से मैं फिर से लिख दे रहा हूं, अगर आपसे छोटा होगा तो मैं यहां लिख दे रहा हूं। स्थायी देशों की बात की जाए तो यूएसए है, यूके है, चीन है, फ्रांस है और है रूस। ये 5 जो स्थायी देश हैं यूएन के, इन 5 देशों को मिला है कौन सा पावर? वीटो पावर, जिसकी बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में की थी। तो आपको यूएन में अगर कोई प्रस्ताव लाना है, भारत ने कहा कि मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करना है, तो इसके लिए पहले सुरक्षा परिषद से यह प्रस्ताव भारत का पास हो जाना चाहिए। इसके लिए एक नियम यह कहता है कि सुरक्षा परिषद में जो कुल 15 सदस्य देश हैं, मैं हट जा रहा हूं, मैं नहीं दिख रहा हूं, आप समझेगा, कुल जो 15 देश हैं, उन 15 देशों के पास जब ये प्रस्ताव जाएगा तो कहा जाता है इन 15 में से 9 देश सहमत होने चाहिए इस प्रस्ताव पर। ठीक, आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, भारत के संबंध विश्व से बहुत अच्छे हैं, 9 तो तैयार कर लेंगे, 9 के हम तो 15 के 15 तैयार कर लेंगे। नहीं, इसको समझेगा, यही तो जरूरी है समझना। नियम यह कहता है कि सुरक्षा परिषद में ये जो 9 देश आपके किसी प्रस्ताव पे सहमत होने चाहिए कि हाँ, हम मसूद अजहर को विश्व का आतंकवादी घोषित करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए 9 देशों की सहमति में 5 परमानेंट देश, ये 5 परमानेंट, ये 5 जो परमानेंट हैं, ये परमानेंट जरूर एग्री होने चाहिए। इसके अलावा 4 टेम्पोररी देश जो 10 हैं वो होने चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और इसमें हम कई बार मात खाए हैं, और उसका एक सीधा सीधा कारण है ये देश चाइना। चाइना ने कई बार भारत के इन प्रस्ताव पे रोक लगाई, और आप इस चीजों को न्यूज में सुनते आए होंगे। तो सुरक्षा परिषद में किसी प्रस्ताव को पास करवाना है तो आपको 9 वोट चाहिए 15 में से। 9 वोटों में से 5 वोट परमानेंट कंट्री के जरूर होने चाहिए और 4 अस्थायी देशों के। अच्छा, मानते हैं, मान लीजिए 9 जो वोट पड़ रहे हैं, 15 वोट टोटल हैं, 15 में से 14 वोट भारत के फेवर में है, लेकिन एक वोट जो है वो भारत के खिलाफ है, और ये एक वोटिंग करने का काम किया इन 5 में से किसी ने। तो मान लिया चीन ने कर दिया, तो क्या प्रस्ताव पारित होगा? नहीं होगा, क्योंकि यूएन के जो 5 परमानेंट कंट्री हैं उनको वीटो पावर मिली है, और वीटो पावर का मतलब यही है, जब तक सारे वीटो पावर के देशों को 5 के 5 को आप एग्री नहीं कर लेते हैं, तब तक आपसे ढेला नहीं उठने वाला। तो ये हम लोगों ने देखा। चूंकि ये थोड़ा टिपिकल टाइप का लगता है, तो मैंने सोचा थोड़ा इस पर समय दिया जाना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आपको समझ में आ गया तो इसमें मेरी संतुष्टि है। अब आगे बढ़ते हैं। यूएन की सुरक्षा परिषद जो होती है, ये डील करती है किसको? यूएन की सुरक्षा परिषद डील करती है ब्लू चिप आर्मी को। क्या है ब्लू चिप आर्मी? ब्लू चिप आर्मी इसका नाम हुआ करता था, आज इसको हम लोग जानते हैं पीस कीपिंग फोर्स के नाम से।
पीस कीपिंग फोर्स, यूएन की पीस कीपिंग फोर्स, शांति सेना, यूएन की शांति सेना है ये, क्या है? याद कीजिए, पहला वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, यूएन के बनने का उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था यूएन के बनने का? विश्व में शांति सुरक्षा बनी रहे, मानवाधिकारों की रक्षा हो, आर्थिक गतिविधियां चलती रहें। अब कोई देश ऐसा है, उस देश या उसका पड़ोसी देश ऐसा है, या उस देश से कुछ आतंकवादी संगठन ऐसे हैं कि उस छोटे से देश पे अधिकार जमा लिए हैं, वहां की सरकार और वहां की सेना उन आतंकवादियों से निपटने में क्या हो गई? फेल हो गई। ठीक, तो यूएन का लक्ष्य है कि इसको शांत कराना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेना रखनी पड़ेगी। तो यूएन की जो सेना होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पीस कीपिंग फोर्स, शांति सेना बोला जाता है। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वहां पे जाके क्या करती है? सारी स्थितियों को कंट्रोल में लेती है। चूंकि इनके हेलमेट का कलर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, ब्लू हेलमेट या ब्लू टोपी पहनते हैं वो, इसकी वजह से इनको ब्लू चिप आर्मी भी कहा गया है, ब्लू चिप आर्मी या शांति सेना। और शांति सेना शांत कराने के लिए जाती है। इनको गोली चलाने का जो अधिकार है वो बहुत बाद में दिया जाता है। पहले ये कहा जाता है गोली नहीं चलाएंगे, आप पहले स्थिति को बहुत कायदे से हैंडल करेंगे, जब आपको लगे पानी सर से ऊपर हो गया है और आपकी जान चली जाएगी तभी आप गोली चला सकते हैं। तो जो पीस कीपिंग फोर्स है ये, इसमें सैनिक जाते कहाँ से हैं? अगर आपको ये लगता है कि मैं प्रिपरेशन करूंगा और यूएन की शांति सेना के लिए जाऊंगा काम करने के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। यूएन की शांति सेना, यूएन कोई रिक्रूटमेंट नहीं कराती है, कोई भर्ती नहीं कराती है। शांति सेना में जो इसके सदस्य देश हैं 193, उन सदस्य देशों से लोग अपने सैन्य टुकड़ियों को भेजते हैं। कोई देश 10 सैनिक भेजा, कोई देश 50 सैनिक भेजा, कोई देश 1400 सैनिक भेजा, कोई 1500, कोई 2000। तो पूरे 193 देश से जो सैनिक इकट्ठा होते हैं उनको एक ड्रेस पहनाया जाता है, ब्लू हेलमेट दिया जाता है, तो उसी को वो बन जाती है क्या? यूएन की शांति सेना। वो वहाँ पे कुछ वर्ष काम करते हैं, उनको वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं इस काम करने के लिए, और जब कुछ समय पूरा हो जाता है तो फिर से वो जिस देश से आए हैं उस देश में चले जाते हैं। भारत से भी, भारत की आर्मी से, भारत की सेंट्रल पुलिस से, यहाँ तक कि भारत की पुलिस, राज्यों की पुलिस से भी लोग इसमें जाते हैं। और भारत यूएन में शांति सेना भेजने के मामले में चौथे नंबर पे आता है। आप अक्सर न्यूज़ में ये सुने होंगे कि भारत के किसी सैनिक को अफ्रीका में शांति लाने के लिए वैश्विक स्तर पर अवार्ड दिया गया। क्यों दिया जाता है? अब आप सोचिए कि भारत का सैनिक अफ्रीका में क्या करेगा? हमसे तो पड़ोसी देश अफ्रीका है भी नहीं हमारा। तो इसका मतलब ये है कि शांति सेना के रूप में वो वहाँ पे गया है और वहाँ पे उसने काम किया है। तो भारत का बहुत अच्छा रैंक है इस मामले में। तो हम लोगों ने मुझे लगता है जहाँ तक हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात कर ली है। हाँ, एक बात छूट रही है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। वो क्या होता है कि पढ़ाने आते समय मैं सोचता हूँ कि इसको जल्दी में ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके में बच्चों का मन कम लगता है। लेकिन फिर लगता है ईमानदारी से आप लोग को वो चीज़ें बता देनी चाहिए। आप फिर बाद में ये ना कहें कि सर ये चीज़ हमको बता दिए होते, भले ही वीडियो 5 मिनट लंबा हो जाता। आपने G4 का नाम सुना है कभी? मैं इसको रब कर देता हूँ, आप लिख लीजिए, मैं हट जाता हूँ एक बार। तो आप लोगों ने G4 का नाम सुना है कभी? चलिए मैं बताता हूँ इसके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए G4, जी मतलब ग्रुप, 4 किसका, किन 4 देशों का ग्रुप है ये है भारत का, ये है जापान का, ये है जर्मनी का, ये है ब्राजील का। भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील, इन्होंने G4 बनाया है, ग्रुप 4। ये कोई संगठन नहीं है। ये करता क्या है? इन 4 देशों का ये कहना है कि यूएन में जो परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं 5, उन मेंबर कंट्री आज से नहीं है, 24 अक्टूबर 1945 से हैं, आज 74-75 साल होने को आ गए हैं, अभी भी वो हैं। वो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। जैसे अभी तक वीटो पावर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वीटो पावर का यूज़ रशिया ने किया है, अमेरिका ने सबसे पहली बार किया था। तो इस तरह से भारत का ये कहना है कि चूंकि ये वीटो पावर का मिसयूज भी करते हैं और लगातार कुछ देशों को इतना पावर मिला हुआ है कि कुछ भी कर सकते हैं, तो हम चार को ये मौका क्यों नहीं मिलता है? भारत क्यों इन 4 देशों की बात करता है, इसको समझ लीजिएगा। भारत का कहना है कि एशिया में चाइना के बाद सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हम हैं। भारत कहता है मिलिट्री पावर में भी हम चौथे रैंक पे आते हैं। भारत एक अच्छा डेवलपिंग नेशन है, भारत की जीडीपी ग्रोथ बहुत ज्यादा है। भारत अगर देखिएगा तो हम लोग वैज्ञानिक रूप से भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं।
तो भारत का कहना है कि सब कुछ हमारे पास इतना बढ़िया है, यहाँ तक कि हम लोगों ने आज तक किसी देश के ऊपर अटैक नहीं किया, इतना साफ सुथरा रिकॉर्ड है, कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई है भारत के ऊपर। तो भारत कहता है कि क्यों नहीं हम लोग को मौका मिलता है, हमारे अंदर वो सारी कैपेबिलिटी है जो यूएन के परमानेंट मेंबर्स में से हैं। तो भारत की बात बिल्कुल सही है। अभी प्रधानमंत्री ने इस बात का मुद्दा भी उठाया कि यूएन में चेंज होना चाहिए। जापान का कहना है कि हम भी एशिया के बहुत पावरफुल कंट्री हैं, मेरे पास भी सब कुछ है जो होना चाहिए, तो क्यों हमें मौका नहीं मिलता है। यही जर्मनी का कहना है कि फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश, यूरोप से दो दो देश मेरे पड़ोसी लगातार 74-75 सालों से यूएन के परमानेंट मेंबर बने हैं, तो मुझे मौका क्यों नहीं मिला। ब्राजील का कहना है कि दक्षिण अमेरिका से तो कोई देश ही नहीं है, दक्षिण अमेरिका से कोई देश नहीं है, और दक्षिण अमेरिका के मैं सबसे बड़ा देश, विश्व के बड़े देशों में से, बड़ी जनसंख्या, सब कुछ मेरे पास ठीक ठाक है, तो मुझे मौका क्यों नहीं मिलता है। तो भारत ने कहा आओ आओ एक साथ मिल जाते हैं, हम लोग दोस्ती दोस्ती कर लेते हैं हम चारों अपने में, क्योंकि ये सब हमको मौका नहीं मिल रहे हैं, और हम चारों इस लायक हैं कि ये मौका मिले। तो भारत ने दोस्ती कर ली और भारत G4 नाम का एक प्रेशर ग्रुप बना लिया 2006 में। यूएन की जब भी बैठक होती है तो भारत इन 4 देश मिलकर उस पर दबाव अक्सर बनाते हैं कि आप परमानेंट मेंबर हम चारों में से किसी एक को बना दीजिए। देखिए कितनी अच्छी दोस्ती है इन चारों में। भारत कहता है कि जब बैठक होती है तो भारत कहता है कि हम चारों में से किसी एक को बना दीजिए आप। तो वो कहते हैं यार मान लो एक को बना दिया तुम लड़ जाओगे अपने में। भारत कह रहा नहीं, इतनी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों में है, हम लोग करेंगे क्या, आज हम रह लेंगे, कल वो रह लेगा, कल वो रह लेगा, फिर कल वो रह लेगा, तो हम चारों अपने में मामला सेटल कर लेंगे, रोटेट करते रहेंगे, लेकिन आप एक सीट छुड़वा दीजिए यूएन के 5 परमानेंट कंट्री जिनको वीटो मिला है। अगर वो भी नहीं आप कर सकते हैं तो एक छठा सीट और क्रिएट कर दीजिए, 6 परमानेंट कंट्री कर दीजिए, और छठवें स्थान पे हम चारों में से कोई एक हो जाएगा। तो हम लोगों ने G4 को भी समझा, G4 क्या है। अब एक और इंपॉर्टेंट है, अब उसको भी सुन लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं है, जब पढ़ाई जा रहा है तो थोड़े से अच्छे से पढ़ लिया जाए। G77, G77 का नाम सुना है, ये क्या है। यूएन में 193 देश हैं, दुनिया के लगभग सारे देश हैं, उनमें से कुछ देश ऐसे हैं जो डेवलप्ड हैं, विकसित हैं, दूसरा एक विकासशील डेवलपिंग कंट्री है, तीसरा अंडर डेवलपिंग कंट्री है। तो जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो लगभग संख्या में 135 136 हो गए हैं, पहले कभी 77 हुआ करते थे। तो ग्रुप 77 मतलब विकासशील G77 विकासशील देशों का एक संगठन है जिसको भारत लीड करता आ रहा है। तो ये G77 है। तो ये कोई ग्रुप नहीं है, बस एक तरीके से कह सकते हैं बनाया गया है। तो हम लोगों ने यूएन के साथ साथ में बहुत सारी नॉलेज को ले लिया, और मैंने कहा था सिक्योरिटी काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा लंबा लेके चलेंगे, तो इसके लिए सॉरी, थोड़ा खिंच गया। आगे चलते हैं और यूएन के हम चौथे पार्ट को देखते हैं। चौथा पार्ट क्या है यूएन का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ये तब सुना होगा आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने जब कुलभूषण जाधव जी का मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में गया था। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, भारतीय न्यायालय की बात करें तो हमारे वहां भारतीय न्यायालय भी है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह है। अच्छा, आपको पता है कि भारत में अगर सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट जो है, इनमें अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, और यहाँ पे जो डिसीजन सुनाए जाते हैं वो इंग्लिश में सुनाए जाते हैं। तो ये चलिए, तो आप जीके पढ़ रहे हैं तो मुझे अचानक से याद आया, मुझे लगा बता देना चाहिए। अच्छा, इससे एक चीज याद आई मुझे, यूएन जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती है। देखिए मुझे याद आ गया अचानक से, तो कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती है आप बताएंगे। देखिए यूएन में जो लैंग्वेज यूज करता है यूएनओ, वो करता है इंग्लिश का। दूसरा ये यूज करता है रशियन लैंग्वेज का, रशियन रूस की जो रूस में बोला जाता है। ये यूज करता है अरबी भाषा को यूज करता है। ये करता है चीनी मैंडारियन, चीनी भाषा को चीनी मैंडारियन बोलते हैं। ये यूज करता है स्पेनिश को, और ये यूज करता है फ्रेंच, जो फ्रांस में बोला जाती है फ्रेंच। तो इन 6 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है यूएन में। यूएन इन 6 भाषाओं में काम करता है। भाषाओं की बात आ गई तो फिर एक से क्वेश्चन थोड़ा आप लोग सुनते रहिएगा, अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। क्या भारत ने कभी हिंदी को यूएन की भाषा बनाने के लिए कोई काम किया था। हाँ, भारत ने काम किया था। सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री हुआ करती थी। जब सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी तो उन्होंने 2018 की बात है यूएन में कहा कि हिंदी को आप मान्यता दीजिए,
क्योंकि हिंदी एक बड़े जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। तो यूएन ने कहा कि पहले आप इस भाषा को अपने देश में तो घोषित करवाइए, आपके इंडिया में इस भाषा की मान्यता एक राष्ट्र की भाषा के तौर पे है ही नहीं, उसका प्रयोग आप खुद नहीं कर रहे हैं बड़े पैमाने पे, और आप चाह रहे हैं यूएन में उसको बनाया जाए। तो यूएन ने कहा पहले अपने देश में कराइए, फिर हम तो तैयार हैं आपके लिए। तो हिंदी का प्रस्ताव गया था। चलिए टॉपिक से थोड़ी अलग बातें होगी, आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायालय इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात की जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये है द हेग में। द हेग पड़ता है नीदरलैंड में। नीदरलैंड यूरोप की एक कंट्री है, ठंडी कंट्री, बहुत कोल्ड कंट्री। द हेग हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज हो सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज हो सकते हैं। इन 15 जजों को फिर बांट लीजिए। 15 में से 5 जज जो होंगे वो हमेशा और हमेशा स्थायी देशों से आएंगे। स्थायी देशों से आएंगे। स्थायी देश कौन कौन से? बहुत बातें कर ली, रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो 5 स्थायी देशों के जो जज होंगे वो हमेशा इसमें बने रहेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसके अलावा जो 10 जज बचे, ये 10 जज जो हैं ये होंगे अस्थायी देशों से, और ये समय समय पे यूएन के यूएन की जो महासभा है, जनरल असेंबली है, वहां से चुने जाते हैं ये लोग। तो ये हम लोगों ने देखा कि 15 जज होते हैं। 15 में से 5 जज कहां से होंगे? स्थायी देशों से। 10 जज कहां से होंगे? अस्थायी देशों से। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो क्या भारत का कोई व्यक्ति यहाँ पे जज रहा है? रहा है। भारत की तरफ से यूएन में जो सबसे पहले जज थे वो थे बेनेगल नरसिंह राव। इन्हीं को आप लोग BN राव भी कहते हैं, BN राव कहते हैं। और BN राव जो हैं ये हमारे संवैधानिक सलाहकार भी थे, संविधान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज भी थे। श्याम बेनिगल नरसिंह राव जो थे ये ICS अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्विसेज के, और इनको लॉ की बहुत गजब की नॉलेज थी, इनकी पकड़ थी, तो इनको बनाया गया था। और चूंकि यहाँ के जो जज होते हैं, इन जजों के कार्यकाल की बात की जाए तो इन जजों का कार्यकाल होता है 9 वर्षों का। वैसे तो 9 वर्षों का होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, इनको 1952-53 में जब बनाया गया तो हुआ क्या था कि इनकी मृत्यु हो गई बीच में, 2 वर्ष ही काम कर पाए थे, तो ये इनकी सीट पूरी नहीं हो पाई थी। दूसरे व्यक्ति की बात की जाए तो भारत की तरफ से एक और दूसरे जो व्यक्ति यूएन के ICJ में जो जज बने थे वो थे नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह की खासियत यह है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये अध्यक्ष भी थे। तीसरे व्यक्ति की बात की जाए तो ये थे रघुनंदन करके हुआ करते थे, ये थे। अगर चौथे जज की बात की जाए तो भारत की तरफ से जो इसमें चौथे जज थे वो हैं दलवीर भंडारी। दलवीर भंडारी 9 साल का काम पूरा कर चुके हैं और दोबारा इनका दूसरा टेन्योर चल रहा है, अभी दोबारा से ये यहाँ पे नियुक्त हो गए हैं, दलवीर भंडारी, भारत की तरफ से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काम क्या होता है? देखिए, इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा झगड़े की जड़ क्या होती है। चाइना के नीचे एक साउथ चाइना सी है और उसके बाद फिलीपींस नाम का छोटा सा देश है। साउथ चाइना सी जो समुद्र है उस पर चाइना ने अधिकार कर लिया। फिलीपींस ने कहा कि हमारा भी अधिकार है, मेरा है। चाइना ने कहा मेरा है। फिलीपींस ने कहा मेरा है, मेरा 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 मेरा। चलते चलते ये चले गए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, मुकदमा चला गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया और चाइना को कहा तुम गलत कर रहे हो और तुम अपने दावे को छोड़ो, फिलीपींस को अधिकार दो वहाँ पे। तो अगर मान लीजिए ये मामला इसमें नहीं गया होता तो दोनों देशों के बीच एक तानातानी हो सकता है, युद्ध की स्थिति बन सकती थी। इसी तरीके से कुलभूषण जाधव, जिनको पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया यह कह के कि भारत के जासूस हैं, भारत ने रॉ के जासूस हैं, भारत ने भेजा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने डिसीजन पिछले साल दिया और कहा कि नहीं, ये कोई जासूस नहीं है, आपने गलत आरोप लगाया है। तो चूंकि उनके ऊपर से आरोप हट गया, अगर उन्होंने फांसी दे दिया होता पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव जी को, तो हो सकता है भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बन जाए इस मामले को लेके। तो कोर्ट में जाके मामला सॉर्ट आउट हो जाता है, सुलझ जाता है। अगर कोर्ट नहीं होता तो मामले बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये काम करता है। हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली, तो लेक्चर को यहाँ पे बंद किया जाए कि थोड़ा सा और कंटिन्यू किया जाए। आइए 2 और है, इसको समझ ही लेते हैं साथ में। अब उसके लिए फिर से तीसरा पार्ट क्या बनाया जाए, ठीक, इसको समझ लेते हैं साथ साथ में। बहुत छोटा है, इसमें इतना ज़्यादा समझने जैसा नहीं है। 5वीं बात करते हैं, यूएन का आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। पहले पार्ट में सारी बातें हो चुकी थी ये सब।
आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूएन की जो आर्थिक सामाजिक परिषद है वो काम क्या करती है लग रहा होगा, आर्थिक रूप से देशों को खड़ा करने के लिए, उसमें वैचारिक राय देने के लिए, वो सब सामाजिक रूप से देशों में कहीं पिछड़ापन न रहे, बाकी इन सब चीजों में काम करता है। पढ़ा जा रहा है तो उसको भी हम लोग साथ में कवर करते हुए चला जाए। यूएन की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। जैसा कि नाम से लग रहा है ये आर्थिक सामाजिक परिषद है। यूएन में जो आर्थिकी रूप से किसी को सलाह देना, कोई काम करना, आर्थिक रूप में तरक्की करना, उसके लिए ये बनाई जाती है। इसमें लोग बैठते हैं और इसके लिए दुनिया के लिए लगे होते हैं। सामाजिक रूप से देशों में पिछड़ापन न हो तो उनकी तरक्की कैसे हो, ये सारी बातों के निर्धारण के लिए बनते हैं। ठीक, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बात की जाए तो इसमें लगभग 54 देश होते हैं, 54 कंट्रीज होते हैं इनमें। और इन जो कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज की मीटिंग हर साल होती है और लगभग जुलाई में ये बैठते हैं। और बाकी इसमें कोई बहुत खास नहीं है। हाँ, इसकी एक बहुत खास चीज़ है हमारे इंडिया के एस्पेक्ट से कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के जो पहले हेड थे, जो फर्स्ट इसके हेड बनाए गए थे, वो थे रामास्वामी मुदलियार। रामास्वामी मुदलियार ये बनाए गए थे। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने यूएन के चार्टर पे भारत की तरफ से साइन किया था 26 जून 1945 में। इसके अलावा इसमें देखा जाए तो हर 2 सालों पे इसके सदस्य बदलते हैं 1/3, तो इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने इसको देखा, ये भी यूएन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और छठे पार्ट की बात कर लेते हैं साथ में, और यहाँ पे हमारा टॉपिक हो जाएगा इसके बाद से खत्म। प्रन्यास परिषद, प्रन्यास परिषद इसे कहते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल भी, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ट्रस्टीशिप काउंसिल प्रन्यास परिषद को टेम्पोररी बेस पे खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म कर दिया गया? क्योंकि अभी कोई ऐसा देश नहीं है जिसको खड़ा करने में, उसका प्रशासन चलाने में मदद करे। और अंतिम बार इसने कोई काम किया था तो वो 1994 में किया था, पलाओ नाम के देश को उसके बटरी पर लाने के लिए। पलाओ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रशांत महासागर में एक छोटा सा देश है। यूएन के इस पार्ट को आज हम खत्म करते हैं और यूएन यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। हमारे साथ एग्जाम टुडे के इस चैनल पे बने रहिए। अगले पार्ट में हम लेके आ रहे हैं आपके लिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। थैंक्स।